आप सभी छात्रों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको जो है आज पढ़ाऊँगा बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा। तो उसका जो टॉपिक चल रहा था अभी तक जो है वो पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत अभी तक आप लोग जो है वो पेस्ट ऑफ राइस के बारे में पढ़ा, यानी धान के जो प्रमुख कीट हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है आगे मैं जो है जो आपके ज्वार बाजरा मक्का इसके जो प्रमुख कीट हैं उसके बारे में मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपका पेस्ट ऑफ बाजरा ज्वार मक्का, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको जो है आगे बताना चाहूँगा। उसमें जो आपका आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जैसा कि ज्वार तना बेधक, ठीक है, ये आपका जो है आज का टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर। ठीक है, ज्वार तना बेधक या ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। छात्रों, ये जो है वो बहुत ही मेजर पेस्ट होता है आपके मेज के लिए, ज्वार के लिए, बाजरा के लिए और शुगर केन क्रॉप्स के लिए। ये जो इंसेक्ट होता है ये एक प्रकार का जो है पॉलीफेगस पेस्ट के अंतर्गत आता है, यानी बहुत सारी फसलों को जो है ये प्रभावित करता है। ठीक है ना। जैसा छात्रों आप इसके नाम से भी जान रहे होंगे कि ये जो है वो तना बेधक लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, ज्वार का तना बेधक, मक्का का तना बेधक, आपका गन्ना का तना बेधक। ठीक है, यानी आपका ज्वार स्टेम बोरर या सूट बोरर, मेज स्टेम बोरर सूट बोरर या शुगर केन स्टेम बोरर या सूट बोरर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है वो कई अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है वो या ज्वार के तना बेधक के नाम से आ जाए, या फिर मक्का का तना बेधक कीट के नाम से आ जाए, या गन्ने का तना बेधक कीट के नाम से आ जाए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये लगभग वही सेम इंसेक्ट होते हैं, केवल इनकी कुछ अलग अलग जो है वो स्पीसीज़ होती हैं। बाकी इनका जो प्रभावित करने का तरीका होता है, जो इनका डैमेजिंग नेचर होता है फसल को, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। और इनका जो लाइफ साइकिल होती है, जो इनका जीवन इतिहास होता है, वो भी जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है ना। तो लगभग ये जो है वो कॉमन पेस्ट के अंतर्गत आते हैं इन फसलों का। ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं या किस नाम से इनको जानते हैं वो आप बिल्कुल जाने रहिएगा। जैसे इनको जो है वो आपका शुगर केन सूट बोरर, शुगर केन सूट बोरर, आपका जो है इनको मेज स्टेम बोरर, मेज सूट बोरर या स्टेम बोरर, आपका ज्वार स्टेम बोरर, ज्वार स्टेम बोरर। ठीक है, ये सारे जो है अन्य नामों से इनको जो है हम जानते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे जो है वो सेम इंसेक्ट होते हैं जो फसलों को जो है अलग अलग फसलों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है वो समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं इसके जो अन्य नाम होते हैं वो होता है मकौड़ा, मकाया, ओबरा, रतबा, कनका, गुड़ी, खेरा। जो इसके कॉमन नेम होते हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँवों में वो जो लोकल नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, वो ये सारे जो है वो हिंदी नाम इसके हैं और भी नाम जो हैं जिससे इसको हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। अब बात आती है इसका किस प्रकार से जो है वो साइंटिफिक नेम यानी इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ये जानते हैं। जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है चिलोपार्टेलस जुवेनलस सिवेनस। ठीक है ना। तो चिलोपार्टेलस जो है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है, ये जो चिलो होता है वो इसका क्या है मैंने जीनस होता है, और ये जो पार्टेलस है वो क्या है इसकी स्पीसीज़ है। ठीक है ना, इसकी स्पीसीज़ है। ठीक है ना। तो किसी भी जो है वो जीव का, किसी भी कीट का, किसी भी आपके वनस्पति का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है वो जीनस और स्पीसीज़, यानी उसकी जो है वो वंश एवं जाति को जो है वो मिला करके एवं वैज्ञानिक का नाम जोड़ करके जिन्होंने इसका रिसर्च किया है, ये तीनों चीज़ें मिला करके जो है उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो किया जाता है। ठीक है ना, यानी जिस
वैज्ञानिक ने उस कीट का जो है वो टैक्सोनॉमी दी है, उसका नामांकन किया है, उसका भी साथ साथ जो है वो नाम उसका वैज्ञानिक नाम के साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम इसका साइंटिफिक नेम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आइए, इसी कई अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, जातियाँ होती हैं जो अलग अलग फसलों को जो है वो प्रभावित करती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, चिलोनफैटकैटलेसिंसेस, चिलोकुरिसिलस डोंग, चिलोटाइपेटस बिस्टेस, चिलोकुमिडिकटस एहिम्बिस, और ये सारी इसकी जो है वो ये स्पीसीज होती हैं, ठीक है ना। जो चिलोटुमिडिकोस्टेस होती है, ये एक प्रकार से आपकी मेज की फसल को या फिर इसके जो है ज्वार की फसल को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये जो है इसके जो है वो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके बाद इसका जो ऑर्डर होता है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है। कौन सा गण होता है? लेपिडोप्टेरा, ठीक है। इसके बाद जो इसकी जो फैमिली होती है, यानी इसका जो परिवार होता है, वो होता है पायरिडी। कौन सा होता है? पायरिडी, ठीक है। आप बगल में एक चित्र देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से हम जो है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं फील्ड में जो है इसको देखते हैं, तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो इसका कीट होता है वो एडल्ट होता है। कौन सा होता है? प्रौढ़ कीट, यानी ये एडल्ट इंसेक्ट है आपका जो है वो बोरर का। ये इसमें आप जो है दो इसकी विंग्स देख रहे होंगे। ये जो आपकी जो है वो पारदर्शी जो नीचे आपकी विंग देख रहे हैं, ये जो है नीचे की विंग्स है, और जो अपर विंग्स देख रहे हैं ये आपकी किस प्रकार की? गहरे भूरे कलर की होती हैं। तो जो नीचे के पंख होते हैं वो बिल्कुल झिल्ली नुमा पारदर्शी होते हैं, हल्का सफ़ेद कलर के, और जो ऊपरी पंख होते हैं वो गहरे भूरे कलर के जो है वो होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। इनका जो सेगमेंट होता है बॉडी का, वो कई अलग जो है वो सेगमेंट में जो है वो, यानी कई अलग अलग खंडों में जो है विभाजित होते हैं। इनका जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार से होती है, जिससे ये सुगंध का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जो इनकी है वो आपकी ओसलाई होती है, इसको कंपाउंड आई जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनका जो है वो एडल्ट इंसेक्ट का फिगर इस प्रकार से होता है, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी वितरण होता है, वो भारत में जहाँ जहाँ ज्वार की खेती होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो भारत में जो है मुख्यतः ज्वार की खेती जो है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये राज्य हैं जहाँ पर मुख्यतः जो है वो ज्वार बाजरा मक्का की खेती आपकी होती है। तो वहाँ पर जो है ये मुख्यतः जो है वो कीट पाया जाता है। साथ साथ जो है वो कुछ अन्य देश भी होते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर भी जो है इसी खेती होती है बड़े पैमाने पे, जहाँ पर ये कीट जो है वो मुख्यतः पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो फसल को प्रभावित होता है। आइए देखते हैं इसका क्षति एवं महत्व किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो है इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये जो है वो तना बेधक कीट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये फसलों के तने को प्रभावित करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो आपकी जो फीमेल्स होती हैं, यानी मादा कीट होती हैं, वो पत्तियों में आपके एक के ऊपर एक जो है झुंड में आकार में जो है अंडे देती हैं। फिर वो अंडे जो होती हैं वो जो है वो उससे सूढ़ियाँ निकलती हैं, और सूढ़ियाँ सबसे पहले क्या करती हैं? पत्तियाँ जो होती हैं, जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, उसको खुरचने का काम करती हैं। खुरचने के पश्चात उसमें छिद्र कर देती हैं छोटे छोटे, और जो है उसको खाना शुरू कर देती हैं। जैसा कि इसमें जो है वो माउथ पार्ट जो होता है इनका बाइटिंग एवं चेविंग टाइप का होता है। किस प्रकार से होता है? काटने एवं चबाने वाला मुखांग जो है होता है। तो उससे क्या करती है? पत्तियों को जो है वो काट देती हैं, पत्तियों में जगह जगह छिद्र कर देती हैं, जिससे वो पत्तियों में नेक्रोसिस डेवलप हो जाते हैं, पत्तियां भूरे काले कर परिवर्तित हो जाती हैं, और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी जो है वो प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जो है वो सूढ़ियाँ, छोटी सूढ़ियाँ जो है पत्तियों खाती हैं, और फिर वही जो है सूढ़ियाँ धीरे धीरे जो है वो तने में प्रवेश कर जाती हैं, और जो इनकी जो है वो टर्मिनल बड्स होती है, यानी जो इसकी मिडल बड्स होती हैं, उसको खाना प्रारंभ कर देती हैं। तो जो मध्य कलिका होती है उसके अंदर प्रवेश करती हैं, और धीरे धीरे तनों में जो है वो सुरंग बना देती हैं, और ये सुरंग कहाँ तक जाती है? जड़ों तक जाती है, यानी जड़ के ऊपर तक जो है वो जड़ों को छोड़ करके बाकी ये खोखला पूरा सुरंग बना देती हैं, और जो अंदर की
जो तने के अंदर जो है वो भोजन एवं पानी को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, जिसको हम जाइलम एवं फ्लोएम कहते हैं, उसको काट देती हैं, उसको भी जो है ये प्रभावित कर देती हैं। साथ ही साथ क्या करती हैं, उसमें स्क्रीटा डेवलप कर देती हैं, वेस्ट मटेरियल को छोड़ देती हैं अपने शरीर का, जो इनका भोजन के अलावा, उपयोग के अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है आपका स्क्रीटा जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ देती हैं। वो भूरे कलर का जो है होता है और धीरे धीरे जो है वो काले कलर में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है कि उससे फंगस का अटैक हो जाता है, तमाम प्रकार के कवक होते हैं वो उस पर डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो है क्या होता है उसमें फंगल अटैक हो जाता है, जिससे पूरा जो तना होता है, तने की जो सुरंग होती है वो काले कलर में परिवर्तित होती है और जो मध्य कलिका होती है बिल्कुल जो है धीरे धीरे सूख जाती है और उसको उखाड़ने पे जो है अजीब सा बदबू आती है, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये इनका जो है डैमेजिंग कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, यही चीज़ें हमने आपको जो है वो बताया है। तो इसको जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है हानिकारक, वो सूढ़ी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? सूढ़ी अवस्था होती है, जिसमें जो है वो किस प्रकार के मुखांग होते हैं? काटने एवं चबाने वाले। ठीक है ना। तो मोस्ट डैमेजिंग जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं? लार्वी स्टेज। लार्वी स्टेज होती है। और जो इसके माउथ पार्ट होते हैं किस प्रकार के होते हैं? जो इसके माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के होते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के जो इसके माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के होते हैं। ये जो है प्रॉन्स जो होते हैं प्रथम रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो किसी प्रकार से जो है कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जो इनकी मध्य कलिका होती है जिसको हम टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं, इसके बीच में जो है खुरच कर उन्हीं पे होते हुए तने में प्रवेश कर जाती हैं। तो मैंने बताया है पहले भी आपको, जो इनकी मध्य कलिका होती हैं उसको खाते हुए, उसको जो है खुरसते हुए ये तने में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं और तने को जो है प्रभावित करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, क्योंकि छात्रों अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब फिर बिल्कुल आप जो है वो आसानी से आप जो है उसको कर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है समझाना चाहूँगा एक फिगर बना करके, तो आप लोग जो है वो ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से जो है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपका मक्का का पौधा है। ठीक है, मक्का का या ज्वार बाजरे का। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से पत्तियां रहती हैं। इस प्रकार से रहती है ना पत्तियां। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये किसी मक्के का जो है वो पौधा है। ठीक है ना, मेज प्लांट्स, मेज प्लांट्स। ठीक है ना, ये कौन सी अवस्था है इसकी? ये इसमें जो है वो वेजिटेटिव स्टेज में है। किस अवस्था में है? वेजिटेटिव अवस्था। ये जो है वेजिटेटिव स्टेज में है। उसके बाद जो है क्या करती हैं, सबसे पहले जो है इसमें जो फीमेल्स होती है वो एग लेइंग कहाँ करती है? पत्तियों की सिराओं पे। ठीक है ना, यानी इस प्रकार से अंडे देती है। और अंडे जो देती है वो जो है एक के ऊपर बिल्कुल एक देती है, एक के ऊपर एक करके जो है एग लेइंग करती है। इस प्रकार से एग लेइंग करती है फीमेल्स जो है। ठीक है ना, बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ा करके अंडे जो है वो देती है। जैसा कि आप मैं बना रहा हूँ आप देख सकते हैं। इस प्रकार से उसके बाद क्या होता है, इससे जो अंडे होते हैं उससे लगभग 4 से 7 दिनों के पश्चात जो है वो सूढ़ियाँ निकलती हैं। किस प्रकार से निकलती हैं? छोटी छोटी जो है वो इस प्रकार से सूढ़ियाँ निकलती हैं।
जो इस प्रकार से होती हैं, ये इस प्रकार से जो है वो सूढ़ियाँ निकलती हैं, वो होती हैं हल्का सफ़ेद कलर की, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो सूढ़ियाँ निकलती हैं जो सफ़ेद कलर की होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये सूढ़ियाँ जो है लगभग क्या सबसे पहले किसको खाती हैं? सबसे पहले पत्तियों को खाती हैं। इस प्रकार से जो है पत्तियों में स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से छिद्र जो है वो दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल पत्तियों को छलनी कर देती हैं। इस प्रकार से जो है वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के इनके मुखांग होते हैं। तो इस प्रकार से पत्तियों को काटना जो है सबसे पहले प्रारंभ कर देती हैं। उसके पश्चात जो है कुछ दिनों बाद, लगभग थोड़े दिन के बाद, लगभग 20 से 22 दिन के बाद जो है वो इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं वो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं मध्य कलिका से। जो इसकी टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, जो इनकी मध्य कलिका होती है, उससे जो है वो होते हुए जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार से अंदर की तरफ जो है वो प्रवेश कर जाती हैं सूढ़ियाँ, यानी तनों में प्रवेश कर जाती हैं। तनों में प्रवेश करने के पश्चात जो है इनके जो मुख होते हैं वो हल्का जो है वो ब्राउन कलर के मुखांग होते हैं, ठीक है ना। और शरीर में जो है वो छोटे छोटे वो धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से वाइट कलर के जो है वो सूढ़ियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके आपके जो है वो छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स भी डेवलप जो है वो होते हैं, यानी रेशे। फिर ये चूड़ियाँ जो है क्या करती हैं, इसको खाना शुरू कर देती हैं तने को। तने का जो सैफ होता है उसको जो है वो रस चूसती हैं और उसको खाना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे क्या होता है तनों में सुरंग का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार से जो है निर्माण होता है? सुरंग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे ये जो है वो सुरंगों का निर्माण हो जाता है धीरे धीरे। और जो इसमें जो है वो जाइलम एवं फ्लोएम होती हैं, जाइलम और जो फ्लोएम होती हैं, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम, जिससे जो है जल एवं भोजन जो है वो पौधों को प्राप्त होता है। जो पूरे पौधों के कई शरीर को जो है पूरे बॉडी को जो भोजन प्राप्त करता है, जिससे जो नलिकाएं होती हैं जाइलम और फ्लोएम की, उसको जो है वो प्रभावित कर देते हैं, उसका काट देते हैं। जिससे क्या होता है जो मध्य कलिका होती है धीरे धीरे वो सूखने लगती है, यानी भूरे कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। कौन सी बर्ड? जो शीर्ष कलिका होती है, जो मध्य कलिका के ऊपर की जो सीधे निकली होती है, वो धीरे धीरे भूरे कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर ये जो सुरंगे का निर्माण होता है उसमें धीरे धीरे ये जो है वो स्क्रीटा कर देते हैं। इस प्रकार से स्क्रीटा यानी अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं और इस पर जो है वो छोड़ देते हैं अब जो इनकी सुरंगें होती हैं। फिर जो है वो इस पर फंगस का जो अटैक होता है, किसका अटैक हो जाता है? फंगस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फंगस का डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीटा, ठीक है ना, यानी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट ऑफ फूड। तो ये जो वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं उसको स्क्रीटा कहते हैं। फिर ये धीरे धीरे जो है वो किस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं? ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ब्लैक करिवाल में जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई गंदगी होगी वहीं पर जो है वो फंगस का अटैक होता है, यानी कवक का स्थान जहाँ पर गंदगी होगी वहीं पर जो है पैथोजेंस जो है वो डेवलप होंगे। तो इस प्रकार से पैथोजेंस यहाँ डेवलप हो जाते हैं। कवक जो है वो इस प्रकार से इसको धीरे धीरे जो है वो ब्लैक फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है जिसमें जो है वो तने पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, जो जाइलम एवं फ्लोएम होती है वो क्रिया बिल्कुल बाधित हो जाती है। और उसके बाद जो शीर्ष कलिकाएँ होती हैं बिल्कुल सूखना प्रारंभ कर देती हैं, बिल्कुल तांबे का आकार जो है वो ग्रहण कर लेती हैं। जैसे तांबे का रंग होता है वैसे जो है वो शीर्ष इनकी कलिका जो है वो दिखाई देती है। तो ये इनके जो है कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ये किस फॉर्म में दिखाई देती हैं? आपके कॉपर सैफ्ट में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कॉपर कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो इसके प्लांट में जो है वो चेन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से फसल को जो है इंसेक्ट जो है वो प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज़ और होता है इसमें कि जैसे आप जो है इस प्रकार से कभी कभी जो है बाजरे में देखा गया है, जैसे बाजरा का मान लीजिए पौधा है, तो इस प्रकार से जो है क्या होता है
तो इसमें क्या होता है, जैसे बाजरे के पौधे में जो है अगर ये जो मध्य कलिका होती है इसको ये प्रभावित कर देती हैं, ये सूड़ियाँ जो होती हैं अगर इसके मध्य भाग को जो है खा करके मध्य भाग को जो है वो मध्य कलिकाओं को प्रारंभ कर देती हैं, तो मध्य कलिका जो होती है वो बिल्कुल सूख जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब मध्य कलिका सूख जाती है तो जो फूड मटेरियल होता है वो इन्हीं पत्तियों पे भारी होता है, ठीक है ना। जो फूड मटेरियल होता है प्लांट्स का, जो फूड मटेरियल होता है वो यहीं पर बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आगे का तना जो है, शीर्ष जो है किसी पौधे काट दिया जाए तो जो फूड मटेरियल होगा, जो आपके जो है वो जो खाद्य पदार्थ होगा वो ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि जो उसकी सिराएं होगी, जो उसकी ब्रांचेस होगी वहीं पर जो है वो जाना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कई छोटे छोटे वो शाखाएं जो है वो निकल आती हैं नीचे की तरफ से जो है पत्तियों में, और ग्रोथ जो है बिल्कुल जो है वो नहीं हो पाती है, ठीक है ना। यानी ग्रोथ जो होती है पौधे की वो पूरी तरह से जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो जब ये बाजरे के पौधे में क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे मध्य कलिका को जो है प्रभावित कर देती है, मध्य कलिका को बिल्कुल जो है वो उसका सैप चूस लेती है, उसकी जाइलम और फ्लोयर जो नलिकाएं होती हैं तने की उसको प्रभावित कर देती है, तो पौधे की जो मध्य कलिका होती है सूख जाती है। वो भोजन जो होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो ऊपर की तरफ ना जा करके किनारे की सिराओं में बढ़ जाता है, और यहीं से जो है वो धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटी जो है वो ब्रांचेज निकल आती हैं, और इसमें जो है वो बालियों का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। यानी बालियाँ ऊपर जो है वो नहीं बनती हैं, केवल उसमें जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ही नीचे रह जाती है और पौधे का उत्पादन जो है वो घट जाता है। यानी अगर कभी कभी बालियाँ बन भी गई तब भी जो है बालियाँ जो है वो जो है बिल्कुल उसकी ग्रोथ कम होती है, उसमें वो दाने जो बिल्कुल हल्के बनते हैं, बालियाँ बिल्कुल जो है छोटी रह जाती हैं, जिससे उत्पादन जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है वो आपके ज्वार की फसल में या बाजरा की फसल में भी ऐसे कैरेक्टर जो है वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है समझना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आता है टॉपिक, इस प्रकार से जो है आप देखेंगे फिगर के माध्यम से जो है वो आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। तो जैसा कि पहला फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इस प्रकार से जो है सूट्स के अंदर जो है वो मॉल डेवलप हो जाती हैं। ये जो इसके स्क्रीटा है भूरे कलर में, ये आप देख रहे होंगे जो लार्वी के द्वारा छोड़ा गया जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम स्क्रीटा कहते हैं, वो इस प्रकार से जो है वो भूरे कलर में जो है वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो है वो स्क्रीटा जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। यानी वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, और धीरे धीरे देखिए जो है वो इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से आप देखेंगे उसको हटा करके तो इसको शीर्ष भाग इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का डैमेजिंग नेचर जो है वो दिखाएगा। यानी आप कभी खेत में जाइए तो मध्य कलिका को आप हटाइए शीर्ष भाग को, तो इस प्रकार से आपको जो है लार्वी दिखेंगे, इस प्रकार से आपको भाग दिखेगा। और जब इसको जो है ये जो शीर्ष कलिका आपकी जो है इसको खींचेंगे तो पूरी तरह से खींच आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, डेड हार्ट, ठीक है ना। इस अवस्था को डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। दूसरे फिगर में आप क्या देख रहे होंगे, दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है वो देखिए टनल्स बन जाती हैं, यानी जो है वो सुरंग का निर्माण कर देता है तनों के अंदर, और सुरंग में जो है वो स्क्रीटा छोड़ देता है, जिससे ये जो धीरे धीरे भूरे एवं काले कलर का जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये टनल्स जो है वो बना देते हैं, ठीक है ना। ये सुरंग के अंदर जो है वो इंसेक्ट जो है टनल्स का निर्माण कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हल्का सफ़ेद कलर की जो चिट्टीदार है ये है आपकी जो है वो एडल्ट लार्वी है, ठीक है ना। ये पूर्ण विकसित जो है 4 से 5 स्टार वाली जो है वो लार्वी जो है वो होती है। इस प्रकार से इसका रंग होता है, ठीक है। तो ये जो है तने को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तीसरे फिगर में आप देख रहे होंगे, तीसरा जो फिगर होता है ये मुख्य रूप से वेजिटेटिव अवस्था होती है, वेजिटेटिव स्टेज ऑफ मेज। जो मक्के की जो है वो आपकी वनस्पतिक अवस्था होती है
उस समय पे सूड़ियाँ क्या करती हैं, पत्तियों को जो है वो काट देती हैं और उसको जो है वो काटने और चबाने वाले मुखांक के द्वारा जो है प्रभावित कर देती हैं। ठीक है, पत्तियां बिल्कुल कटी हुई दिखाई पड़ेंगी, उस पर जो है गोले गोले रिंग्स दिखाई पड़ेंगे और किनारे का जो भाग बिल्कुल छलनी की तरीके दिखाई पड़ेगा, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पत्तियों में वो बाधित हो जाती है और पौधा हल्का पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है। और कभी कभी क्या होता है, उसकी शीर्ष कलिका जब ये काट देती हैं तो शीर्ष कलिका ना बढ़ करके जो है उसके जो किनारे कर जो उसके साइड से पौधे निकल आते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है, पौधों में बालियां नहीं बन पाती हैं और यदि बालियां बन भी गईं तो बालियां बिल्कुल छोटी रह जाती हैं, उसमें दानों बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, जिससे उसका उत्पादन जो है वो फसल का प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस फिगर के माध्यम से आप लोग इसका 60 स्क्रीन ले लीजिए, इसके माध्यम से भी आप जो है वो उसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सूखी हुई कलिका होती है उसका आधार जो है भूरा अथवा काला हो जाता है। जैसा मैंने बताया है आपको, जो सूखी हुई जो कलिका होती है इसकी मध्य कलिका, उसका धीरे धीरे रंग जो है भूरा एवं काला हो जाता है, उससे जो है अजीब प्रकार की जो है बदबू आने लगती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसको हम खींचेंगे तो बिल्कुल वो आसानी से खींच आती है और आसानी से टूट जाती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि डेड हार्ट कौन सा इंसेक्ट काज करता है, तो आप जो है अगर उसमें सूट बोरर्स हैं किसी फसल के तो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है ना, तो जो तना छेदक होते हैं कीट जो है वो, चाहे वो मक्के का हो, चाहे ज्वार का हो, चाहे बाजरा का हो, चाहे गन्ना का हो, वो जो है आपका डेड हार्ट जो है वो कॉज करता है। उसके कारण जो है फसल पे डेड हार्ट जो है वो सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो क्षति होती है वो लगभग 20 से 30% जो है नॉर्मल मानी गई है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जो है अधिकतम क्षति लगभग 80 से 90% तक जो है वो माना है। ठीक है, इसके बाद जो है ये मक्का की क्षति अगस्त के महीने में तथा ज्वार के सितंबर के महीने अक्टूबर महीने में होती है। तो जो मक्का की फसल होती है वो लगभग जो है उसमें अगस्त के महीने में प्रभावित करता है, और जो ज्वार बाजरा की फसल होती है लगभग सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जो है इसको प्रभावित करता है। वैसे तो जो मक्का की फसल होती है वो आपकी गर्मी के स्टार्ट होने पे यानी मार्च अप्रैल में जो है वो उसकी जो है फरवरी मार्च अप्रैल में भी बुआई हो जाती है, तो उस समय भी लगभग उससे 50 से 60 दिन बाद जो है इसको प्रभावित करना ये शुरू कर देती है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, इस कीट का आक्रमण गर्मी में शुरू होता है, गर्मियों में इसका आक्रमण अधिक होता है और ठंडियों में जो है वो कम होता है। ठीक है ना, ठंडी के दिनों में ये शीत निष्क्रियता में जो है वो यानी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इनका जो है जीवन काल होता है वो उनके पूर्ण जीवन चक्र होता है। किस प्रकार का होता है, तो पूर्ण जीवन चक्र यानी जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। इनका जो जीवन साइकिल होता है वो किस प्रकार का होता है, पूर्ण जीवन चक्र होता है, जिसमें जो है 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। यानी आपका एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इनकी 4 अवस्थाएं जो है वो होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि अंडे जो है प्रायः शाम के समय जो है वो पत्तियों की निचली सतह के मध्य सिरा के पास जो है वो समूह में देते हैं, जिनकी संख्या होती है 4 से 20 तक। जो है वो इनके जो समूह के अंडे होते हैं उनकी संख्या जो है वो 4 से 20 होती है। और ये जो है एक प्रकार से जो है अंडे का कलर जो होता है हल्के पीले रंग का होता है और लगभग उनका आकार 1 mm का होता है। जो अंडे होते हैं वे जो है 2 से 5 दिनों के फूटते हैं तथा पूरे जीवन काल में फीमेल जो होती है वो 250 से 300 अंडे तक देती है। ठीक है ना, अंडे जो होते हैं वो पूरे जीवन काल में जो फीमेल्स होती है मतलब 250 से 300 अंडे जो है अपने जीवन काल में देती है। इस प्रकार से जो इनकी लार्वा अवस्था होती है वो सबसे हानिकारक अवस्था होती है। जो प्रौढ़ होते हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो लार्वी होती है यानी सूढ़ी अवस्था जो होती है वही फसल को सबसे ज़्यादा जो है हानि पहुंचाती है। ठीक है, ये जो है किस प्रकार की होती है, इसका जो शुरुआती आकार होता है लगभग 2 mm की होती है और इसके बदन पे जो है क्या होते हैं, रेशे होते हैं, जिस सिर जो है वो क्या होता है, काला होता है और जो पत्तियों खाती है। सूढ़ियों का जो जीवन काल होता है वो 21 से 28 दिनों का होता है और जाड़ों के दिनों में जो इनका जीवन काल होता है वो 193 का होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जाड़ों के दिनों में जो है इनका
लाइफ साइकिल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जाड़ों के दिनों में जो है वो जब तापमान जो है बिल्कुल कम होता है, उस समय कीट जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। ये जो है जो पेड़ पौधे हैं उसके आसपास जो पत्तियां हैं, खरपतवार हैं, वहाँ पर सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और जैसे फिर टेम्परेचर अधिक होता है लगभग मार्च अप्रैल के महीने में, वैसे फिर से ये फसलों पे प्रभाव जो है अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जो है आपका ठंडी के दिनों में जो है ये शीत निष्क्रियता की अवस्था में चले जाते हैं, इसीलिए उसका जीवन काल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, अंडे, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट की जो अवस्था होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी इनका ठंडी के दिनों में जीवन चक्र बढ़ जाता है और गर्मी के दिनों में वही जीवन चक्र इनका कम हो जाता है। ठीक है, इसका जो लंबाई होती है लगभग 27 mm जो है होती है, और जो है इसके 600 प्रोपा बाहर निकलता है। ठीक है, यानी जो है ये जब फसल को प्रभावित करता है, तनों में छेद करता है, तो इनकी जो लार्वी होती है, सूढ़ी होती है, वो तनों में छेद करके थोड़ा सा बाहर वहीं पर जो है वो प्यूपेशन में चली जाती है। यानी प्यूपेशन क्या होती है? यानी विकास की अवस्था होती है, उसमें ये परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद जो है जो इनका प्यूपा होता है वो जो है कि लगभग आपके उसके जो है उसमें छेद ही और मुँह करके निष्क्रिय होकर के कृषि कोश में बदल जाता है। जैसा मैं आपको अभी पहले बताया कि जो इनका जो है लार्वा होता है लगभग 4 से 5 जो स्टोर कवर कर लेता है, उसके बाद जो है वो तनों में हल्का छेद करके जो है वो कोशावस्था में परिवर्तित हो जाता है। कोशावस्था क्या होती है? एक प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है, विकास की अवस्था होती है, जिसमें कीट के जो है विंग्स डेवलप होते हैं, आपके जो है उनके जो है एंटीनी पू डेवलप होती हैं, अन्य चीज़ों का जो है वो विकास उसमें होता है। तो इस प्रकार से जो इनका कोशावस्था कहाँ होती है? वो तने के अंदर की ओर होती। कहाँ होती है? तने के अंदर की ओर होती है, और इनकी जो लंबाई होती है लगभग 10 से 13 mm की होती है, और जो ये स्टेज होती है लगभग 4 से 7 दिनों की। जो इनकी प्यूपेशन स्टेज होती है वो 4 से 7 दिनों की होती है। इनके एडल्ट जो होते हैं वो हल्का पीला रंग के भद्दापन लिए होते हैं, यानी इनके जो एडल्ट होते हैं वो हल्का पीला भूरा कलर के लिए भद्दा कलर जो है वो लिए होते हैं। इनके जो है 2 जोड़ी पंख होते हैं, और पंख का विस्तार लगभग 25 mm का जो होता है। जो विंग का वेनेशन होता है वो 25 mm का जो है वो होता है, और इनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है वो 29 से 41 दिनों का होता है। यानी इनकी जो टोटल लाइफ साइकिल होती है, जिसको हम TLC के नाम से जानते हैं, वो कितने दिन की होती है? 29 से 41 दिनों की होती है। और जो तथा एक 4 से 5 पीढ़ियाँ होती हैं। एक एडल्ट की जो है कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? 4 से 5 पीढ़ियाँ जो है वो होती हैं। तो आप फिगर के माध्यम से जो है वो आसानी से समझ सकते हैं इनके जीवन चक्र के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसा एक फिगर जो है, इसमें जो है वो इस प्रकार से जो है एडल्ट जो होती है वो एग लेइंग करती है। कहाँ पर कर रही है? पत्तियों के मध्य सिरे पर जो है वो एग लेइंग कर रही है। कहाँ पर कर रही है? पत्तियों के मध्य सिरे पर जो है वो एग लेइंग कर रही है। देख रहे हैं ना, ये क्या है इनके? ये एग्स हैं इनके। ठीक है, एग्स कैसे दे रहे हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लाइन में एग्स लेइंग कर रही है। ठीक है ना, तो एग्स लेग जो है लगभग 3 से 5 दिनों के बाद जो है वो हैच करती है, और ये किस में निकलते हैं? लार्वा। ठीक है ना, ये क्या है इनका? लार्वा है। ठीक है, शुरुआत में जो लार्वा होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं हल्का सफ़ेद कलर का होता है, उसमें धब्बे धब्बे धारियाँ पड़ी होती हैं, और ये मुँह होता है इनका हल्का काले एवं भूरे कलर का होता है। उसके बाद ये जो लार्वी होती हैं ये लगभग जो है 15 से 22 दिनों के बाद जो है वो इस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इट इज़ द मोस्ट जो है वो मोस्ट एडल्ट है, हाँ, एडल्ट लार्वी। इसको हम एडल्ट लार्वी के नाम से भी जानते हैं। यानी ये पूर्ण विकसित अवस्था होती है लार्वी की, जब वो कोशावस्था में जाने के लिए तैयार होती है। तो इस प्रकार से इनका हल्का भूरा काला कलर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार का इनका कलर हो जाता है। फिर ये लार्वी जो है वो प्यूपावस्था में चली जाती है। जिस प्यूपा का मैं नाम ले रहा था, जिस कोशावस्था का नाम ले रहा था, वो इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, हल्का भूरे एवं साइड में जो है वो काले कलर होते हैं। कोशावस्था क्या होती है? जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने बॉडी से एक प्रकार का फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, प्रोटीन से अपने आप को एक धागा नुमा शरीर में बुनते हैं और अपने आप को पूरी तरह से ढक लेते हैं। और फिर वही जो सूढ़ी होती है वो अपने शरीर को पूरी तरह से कवर कर लेती है, और फिर वो सुसुप्तावस्था में जो है वो
घास फूस नीचे जो है पत्तियों के अवशेषों पे पड़े रहते हैं और धीरे धीरे फिर जो है उनके विंग्स डेवलप होते हैं और जो खोल ऊपर चढ़ा होता है धागे का वो हट जाता है और वो एडल्ट स्टेज में होकर उड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनकी कोशावस्था होती है। फिर जो है वो 7 से 14 दिनों के पश्चात इस प्रकार से इनके कोशावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो इनका हल्का भूरे कलर के थे वो गहरे भूरे कलर के एवं काले कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जो है वो प्यूपा जो है फूट करके प्यूपा जो है टूट करके जो उनका खोल होता है वो हट जाता है और उससे क्या निकलते हैं, इस प्रकार से एडल्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एडल्ट्स। ठीक है, तो ये जो है इनके क्या होते हैं? प्यूपा होते हैं। ये क्या होते हैं? मैच्योर प्यूपा होते हैं, यानी परिपक्व प्यूपा होते हैं। ठीक है ना। तो शुरुआत में प्यूपा कलर इस तरह होता है और इस तरह से बाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका जीवन चक्र आप आसानी से समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। उसके बाद बात आती है इनके नियंत्रण की। तो इसका नियंत्रण जो है वो कई प्रकार के मेथड्स होते हैं, जैसे फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, अन्य मेथड्स भी इनके कंट्रोलिंग के जो है होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो है वो खेत में इंस्पेक्शन करना चाहिए। आपको फील्ड में जो आकर के जब फसल जो है वो वेजिटेटिव स्टेज में होती है उस समय आप फील्ड में इंस्पेक्शन करिए और वहाँ पर देखिए अगर इनका एग मास दिखता है, इनके अंडों का झुंड दिखाई देता है तो उसको तुरंत तोड़ करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो जब इनके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो उससे सूड़ियाँ नहीं निकलेंगी, तो हमारी फसल को प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जिस खेत में ज़्यादा इनका प्रकोप हो जाता है उसमें जो है वो उसका जो क्रॉप रोटेशन होता है, फसल चक्र जो होता है उसको परिवर्तित कर देना चाहिए। यानी जहाँ पर आप जो है हर साल आप ज्वार, बाजरा, मक्का या गन्ना उगा रहे हैं वहाँ पर एक साल दूसरी आप फसल ले लीजिए। फसल क्रॉप रोटेशन को चेंज कर दीजिए, दूसरी फसल को उगा लीजिए, अन्य कोई फसल आप ले लीजिए, उसमें आप धान गेहूँ आप जो है वो दूसरी फसल ले, धान गेहूँ ज्वार और धान गेहूँ ले लीजिए, आलू ले लीजिए। तो इस प्रकार से फसल चक्र को परिवर्तित करके जो है वो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और अगली चीज़ है कि जब आप जो है इसको आप बोते हैं ज्वार बाजरा मक्का को, तो उस समय जो है वो आसपास जो खरपतवार होते हैं खेत के उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए। इससे भी फसल की जो है वो इस कीट के बचत हो जाती है। और एक प्रकार का फिजिकल नियंत्रण होता है, जैसे आप जो है गर्मी के दिनों में जब मई जून के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय जो है आप खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जब इनके जो प्यूपा होते हैं, जो इनके लार्वी होती हैं, वो फसल की वो खेत की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और वो जो है जब सूर्य का प्रकाश हुए पड़ता है तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी जो है फिजिकली इनको नियंत्रण कर सकते हैं। अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसा कि जो है वो हम देख रहे हैं खेतों के प्रकाश जो है वो प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए, यानी खेत के आसपास जो है आप जो है वो लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। कीट जो होते हैं वो प्रकाश की तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं, इनके अंदर जो है वो प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके कारण ये अट्रैक्ट होते हैं। तो एक प्रकाश का जो है वो प्रकाश प्रपंच लगा देना चाहिए, लैंप लगा देना चाहिए, बल्ब लगा देना चाहिए और उसके नीचे जो है वो एक टब पानी भरा होना, उसी में केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। फिर जो है वो कीट अट्रैक्ट होंगे प्रकाश के प्रति और उसी टब में गिर जाते हैं इनके एडल्ट्स, जिससे इनकी संख्या जो है वो नियंत्रित हो जाती है। तो ये प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं और उसी टब में जिसमें हम मिट्टी का तेल डाले हैं उसी में गिर करके मर जाते हैं, जिससे इनकी संख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसको लाइट ट्रैप या मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत जो है वो रखते हैं। इसके बाद जो है ज्वार एवं बाजरा की मिश्रित खेती करने से भी जो है इसका प्रभाव जो है वो कम देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण करना चाहिए। और जो खड़ी फसल होती है उसकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित दवाओं का भी जो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे डायोमेथ्रा को 85%, एसल को जो है 200 से 250 या और 300 ml जो है वो पर हेक्टेयर की दर से जो है वो प्रयोग करना चाहिए। थायोडान जो 35 pc होती है उसको जो है इस प्रकार की मात्रा जो दी गई है, इस प्रकार की मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो उपयोग करना चाहिए। कार्बारिल जो 50% जो है जो घुलनशील चूड़ होता है वो इस प्रकार से हम इसको जो है वो इतनी मात्रा उसकी जो है वो हेक्टेयर की दर से जो है वो अप्लाई करने से इस कीट से जो है बचा जा सकता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं, नेचुरल एनिमीज होते हैं, वो भी इसको नियंत्रित करते हैं। जैसे जो है यही प्राकृतिक शत्रु जो हैं वो जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, नेचुरल एनिमीज़
जो इसके प्राकृतिक शत्रु हैं वो भी इसकी संख्या को जो है वो नियंत्रित करते हैं। जैसे ट्राइगोडर्मा मोमेंटम, ट्राइगोडर्मा मोमेंटम क्या होता है, एक प्रकार का एग पैरासिटॉइड होता है। क्या होता है, एग पैरासिटॉइड्स, ठीक है ना। इसके ये जो ट्राइकोडर्मा मोमेंटम होता है ये जो है वो इस प्रकार के कीटों पे एग लेइंग करता है और उसके बाद फिर इसके अंडे से जो है वो एग लेइंग करके जो इसके निकलते हैं नीम, वो उसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से पैरासाइट यानी परजीवी का कार्य करके उनकी संख्या को कम कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से अंड परजीवी होता है जिसको हमको खेत में जो है वो छोड़ना चाहिए, जिससे इनकी संख्या जो है वो नियंत्रित करता है। ब्रैकोनिस चाइनेंसिस क्या है, ये भी एक प्रकार का अंड परजीवी होता है जो इनके आपके जो है सूढ़ी पे एवं एग्स को मार देता है। इस प्रकार से इनकी संख्या को नियंत्रित करता है। ये भी तमाम प्रकार की अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे माइक्रोबैकन चिलोबिस होता है, ये आपका जो है वो अंड परजीवी होती हैं जो कीटों को संख्या को नियंत्रित करती हैं। जैंथोफिलास्पा स्पीसीज होती है, ब्रेडपोपोडा स्पीसीज होती हैं, ये एक प्रकार की जो है वो आपकी एग पैरासिटॉइड होते हैं, एग परजीवी होती हैं। ये जो है आपके अंड परजीवी होती हैं, एग पैरासिटॉइड होती हैं, जिनकी जो है इस प्रकार के कीटों के अंडों को अपना परजीवी बना करके उसको धीरे धीरे किल कर देती हैं। तो इस प्रकार से जैविक नियंत्रण भी इसका आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो छात्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, जो है आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कॉमन इंसेक्ट है, कई प्रकार की फसलों पे प्रभाव करता है। तो अगर एक आप टॉपिक कर लेंगे तो लगभग सारी अलग अलग फसलों के जो स्टेम बोरर होते हैं उसको भी आसानी से जो है वो आप याद कर लेंगे। तो छात्रों जो है आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ जो है मैं फिर मिलूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।